हेलो, वेलकम। और आप सभी का फिर एक बार कोर्ट से में स्वागत है। और मैं आपके समक्ष फिर एक बार एक कानूनी मसले को लेकर पेश हो रहा हूँ। अब अंकल श्याम ये जो शब्द है, इससे हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। हालांकि अंकल श्याम का एक प्रिसाइज ओरिजिन जो अगर मैं बात करूं तो उसे मैं इंग्लिश में कोट करता हूं। अगर हम विकिपीडिया या और रिसर्च करेंगे तो सैमुअल विल्सन, यहाँ से इस शब्द का ओरिजिन हुआ अंकल सैम। द प्रिसाइज ओरिजिन ऑफ द अंकल सैम कैरेक्टर इज अनक्लियर, but a popular legend is that the name Uncle Sam was derived from the Samuel Wilson, a meat packer from the Troy, New York, who supplied rations for the American soldiers during the War of 1812. तो ये जो अंकल श्याम, ये जो वर्ड है, इसमें से जो अंकल है उसका यू, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो यू, और सैम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो एस, ये दो अल्फ़ाबेटों को मिलाकर एक शब्द बनता है यूएस। तो जब कभी भी हम अंकल सैम की बात करते हैं तो उसका मतलब हम यूएस की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं। हम किसी सैम नाम के व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सैम नाम के रिश्तेदार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मेरे खुद के रिश्तेदार हैं, भली भांति जेंटलमैन आदमी हैं, तो मैं ऐसे किसी इंडिविजुअल सैम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अंकल सैम के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये अंकल सैम जो है वो अमेरिका है, यूएस को कहा जाता है। अब ये जो अंकल सैम है, इनकी एक ख़ास आदत है, ये दूसरों के मसले में उंगली करते हैं या खुराफात करते हैं। हाल ही के दिनों में एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लीडर के अरेस्ट के बारे में, वो सही गलत जो है वो कोर्ट का मसला है, हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है, और चुनाव में उसका क्या परिणाम होगा, सही होगा, गलत होगा, प्रभावित होगा, नहीं प्रभावित होगा, फ्री एंड फेयर चुनाव है नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन देखेगी, हिंदुस्तान की अंदरूनी जो एजेंसियां हैं वो देखेंगी। लेकिन ये जो अंकल सैम है ये खुराफात करते रहते हैं। जर्मनी ने एक टिप्पणी की, उस टिप्पणी के बाद में जो भी सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई, कदम उठाया गया, वो सबको भली भांति से ज्ञान है उसके बारे में। उसी हिसाब से अंकल सैम ने भी टिप्पणी की और उनके साथ भी उसी तरह से डील किया गया। लेकिन उसके बाद भी ये सुधरे नहीं, ये फिर वापस बाहर आके उसी टिप्पणी को रिपीट करते हैं। और अभी यूनाइटेड नेशंस ने भी उस बारे में टिप्पणी की है। वो टिप्पणी सही गलत है या नहीं है, उसके बारे में हम कोई बात करना नहीं चाहेंगे, वो सरकार देख लेगी, सरकार का अपना काम है। लेकिन हमारे अंदरूनी मामलों में आप अपनी नाक क्यों घसेटते हो, इसके बारे में अभी तक समझ नहीं आया है। बहरहाल अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ये जो अंकल सैम है ना, ये इन्होंने सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन किया हुआ है। और हम इतिहास उठा के पढ़ें या उसके बारे में रिसर्च करें तो सभी को पता है कि अंकल सैम का रोल क्या था ह्यूमन राइट वायलेशंस के बात अगर हम करेंगे। हमें नहीं पता कि अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, हमें नहीं पता कि कुवैत में क्या हुआ, हमें नहीं पता कि वहाँ बगदाद में किस तरह से क्या किया गया, इराक में क्या किया गया, तो वियतनाम में क्या हुआ। तो ये सारी हरकतें, ये अंकल सैम जो है, ये ह्यूमन राइट का जो लेक्चर दूसरों को देते हैं, दूसरी कंट्रीज़ को, तो ये पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखे। ऐसी कहावत है ना कि आप खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। तो इनको आगे एक्चुअली टोका भी जाता है कि भैया आप अपने से मतलब रखो। जहाँ तक डिप्लोमेसी की बात है वहाँ तक ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन की बात है वहाँ तक ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस रिलेशन की है वहाँ तक ठीक है, लेकिन इंटरनल अफेयर्स में आप इस तरह से पोकिंग योर नोज़ नहीं कर सकते हैं। और ये हर बार ही करते हैं। हमारे जो कट्टर विरोधी नेबर्स हैं, उनका इस्तेमाल करके इन्होंने उनके साथ भी कितना ह्यूमन राइट वायलेशन किया और हिंदुस्तान के साथ भी कितना ह्यूमन राइट वायलेशन किया है, ये रिकॉर्ड की बात है, ये सबको तथ्य इस बारे में पता है। बहरहाल इस अंकल सैम को जो जबरन उंगली करने की आदत है, उन्हीं अंकल सैम के रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 126 एक्टिविस्ट का मर्डर हुआ है 2023 में। ये रिपोर्ट
खुद अंकल सैम से जुड़ी हुई एक एजेंसी कहती है, इंटर अमेरिका कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, IACHR। तो ये IACHR जो है ये ऑटोनोमस ऑर्गन है, वाशिंगटन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका का। उन्होंने काफ़ी अलार्मिंग कॉशन किया है जहाँ पे हाई रेट ऑफ वायलेंस बढ़ रहे हैं अगेंस्ट ह्यूमन राइट डिफेंडर्स। तो बेसिक मुद्दा ये है कि ये इनकी खुद की रिपोर्ट जो है ये कहती है कि अमेरिका में लगभग 126 लोगों की हत्याएं हुई है 2030 में, सॉरी 2023 में, 30 तो आया ही नहीं अभी तक। तो और उसमें से शॉकिंगली ये है कि कोलंबिया जो है वो इसमें अगर शेयर की बात, परसेंटेज की बात करें तो कोलंबिया अकाउंटेड फॉर मोर देन 55% ऑफ दीज केसेस जहाँ पे इस तरह की मौतें हुई है या इस तरह लोगों को मारा है। तो ये बेसिक इनका खुद का इतिहास है और खुद का अपना रिकॉर्ड है जहाँ पे मैक्सिमम ह्यूमन राइट वायलेशंस यहाँ पे होते हैं। तो इस लिहाज से ये रिपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया को सिखाते रहते हैं, कि दुनिया को बताते रहते हैं कि भाई ह्यूमन राइट के हम प्रीचर है, हम ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करते हैं और हम ह्यूमन राइट के सबसे बड़े मतलब डिबेटर है, डिफेंडर है और दुनिया में हमारे प्रोग्राम्स हैं। तो ये खुद अगर अपने गिरेबान में जाके देखेंगे तो इन्हें पता पड़ जाएगा कि ह्यूमन राइट का सबसे ज़्यादा वायलेशन अगर होता है तो उनके खुद के कंट्रीज़ में होता है या उनके आसपास के मित्र कंट्रीज़ में इस तरह के वायलेशन ज़्यादा होते हैं। ये उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। तो जहाँ तक कोलंबिया का जो रिकॉर्ड है बहुत ही डेडली है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे कोलंबिया में जो माहौल है, जो बैकग्राउंड है कोलंबिया का, जहाँ वहाँ की जो स्थिति है, परिस्थिति है, तो वो अपने आप में उसके लिए रीज़न है। अगर इसके पीछे का जो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स जो है कि वहाँ पे नेक्सस है कोका कल्टीवेशन का, ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग माफियाज़ का, आर्म ग्रुप्स का। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन का प्रोटेक्शन तो होना नहीं, वहाँ पे वायलेशन ही वायलेशन होना है। तो उस लिहाज से कोलंबिया का जो सिचुएशन है बहुत ही ग्रिम है। अब जो कोलंबिया तो हालांकि इसमें लीड कर ही रहा है, लेकिन IACHR की रिपोर्ट अगर हाईलाइट करें ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में तो द IACHR रिपोर्ट हाईलाइट द ब्रॉडर panorama of the violence against human rights defenders in the America. A total of 126 defenders were murdered in 2023 with Colombia. अभी इसकी रैंकिंग देखना, कोलंबिया फर्स्ट पे, ब्राज़ील, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास एंड पेरू। ये इस तरह से इनका रैंकिंग हो रहा है जहाँ पे इस तरह का वायलेशन हो रहा है। अब IACHR एम्फोसाइज करती है अर्जेंट नीड टू कॉम्बैट the impunity, recommends through the serious and impartial investigation by the government involved. The lack of independent judiciary is identified as a major obstacle to addressing the impunity. अब ये जिस इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में अभी हाल ही में एक कमेंट करने की कोशिश की गई थी इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल हेवीवेट के मसले से जुड़े हुए मामलों को लेकर, अब ये अगर खुद देखें तो इन्होंने इनकी जुडिशरी कितनी डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है ये इसी रिपोर्ट से मालूम पड़ जाएगा। द IACHR also urges government to adopt an intersectional gender and racial ethnic approach to addressing these crimes and implementing repatriation for the victims' family. तो ये अपना IACHR का अपना मत है, उनकी रिपोर्ट है जिसके खुद के अनुसार ह्यूमन राइट वायलेशन का सबसे बड़ा किलिंग, ह्यूमन राइट वायलेशन की सबसे बड़ी किलिंग, नंबर ऑफ क्वांटम की बात करें, लगभग 126 लोगों की हत्याएं जो ह्यूमन राइट डिफेंडर थे 2023 में, ये अमेरिका में हुआ है। तो ये तो इनका खुद का रिकॉर्ड कहता है, इनका इतिहास भी यही कहता है कि ये सबसे बड़े ह्यूमन राइट वायलेशन में इनका रोल रहा है। अफ़गानिस्तान की बात मैंने पहले जैसे जिक्र किया, अफ़गानिस्तान में क्या किया इन्होंने, और वहाँ पे बगदाद, इराक़ में इन्होंने क्या किया, वियतनाम में क्या हुआ, तो उसके बारे में कहने की ज़रूरत है नहीं।
और अभी हाल ही में जो रोल इनका रहा यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में, उसको अगर आप बात करेंगे डिटेल में तो आपको सबको पता ही होगा कि क्या स्पेसिफिक रोल रहा है अंकल सैम का। तो वहाँ पे भी काफ़ी ह्यूमन राइट वायलेशन हुए हैं और इनके अंदरूनी इनके देश में भी अंदरूनी जो ह्यूमन राइट की जो समस्या है वो कोई सुधर नहीं रही है, वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जो इतिहास भी इसी बारे में आपकी पुष्टि करेगा। तो ये बेसिक इनका खुद का अपना स्टैंडर्ड है और ये दूसरे को लेक्चर देते हैं। बहरहाल क्योंकि ये माइटी है, तो माइटी होने की वजह से कहते हैं ना फादर फिगर, दुनिया के फादर फिगर बनने की कोशिश करते हैं और है भी, इससे तो कोई दो मत नहीं हो सकता। तो उस लिहाज से ये दूसरों के इंटरनल अफेयर्स में अपनी नाक बेवजह के घुसेड़ते हैं ये। तो ऐसे ही है अंकल सैम। तो मैंने सोचा कि ये रिपोर्ट जब मैंने मतलब आज सुबह ही पढ़ी तो मैंने सोचा चलो अंकल सैम के बारे में, हालांकि सबको पता ही है अंकल सैम किस तरह के व्यक्ति है, किस तरह का करतूत है इनका, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताया जाए। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप सभी को उनकी हरकतों के बारे में पता ही होगा। तो इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत ही डेवलप कंट्री है और इकोनॉमिकली बहुत ही फॉरवर्ड है, लिबरल थिंकिंग ऑब्वियसली है, उससे कोई डिनायल नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत डेवलप्ड हो और आप बहुत बड़े लिबरल विचारधारा के हो, या यूँ कहो कि आप बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट हो। तो इसका ये मतलब नहीं है और ये आपको कोई राइट नहीं देता कि आप दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में आप अपना नाक घसीटे। अगर आपके इंटरनल अफेयर्स में अगर कोई और कंट्रीज नाक घसीटती है तो आप उसका काउंटर किस तरह से देते हैं वो सभी को पता है। वो फेमस शब्द अभी भी याद है, ईदर यू आर विथ मी और यू आर विथ देम। फेमस कोट है ये एक एक्स प्रेसिडेंट का। तो जिन्होंने यूएस हिस्ट्री और यूएस वॉर हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है तो ये शब्द आपको गूंजेंगे आपके कानों में, ईदर यू आर विथ मी और विथ देम। तो ये फेमस कोट ज़रा आप गूगल करिए, आपको पता पड़ जाएगा किसने कहा था और किस संदर्भ में कहा था। और वहाँ पे कुछ हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं, जिसके बारे में बड़ा प्रोपेगेंडा मचाया गया था, बट ये सच्चाई है। तो ऐसे हैं हमारे अंकल सैम। तो मैंने सोचा कि थोड़ा इसके ऊपर कोई मैं टिप्पणी करूं, इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही अलग अलग कानूनी मसले को लेकर मैं आपके सामने पेश होता रहूँगा। और इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ और फिर मैं आपसे जुड़ूँगा एक नए मसले को लेकर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस वीकेंड।